Hey there, welcome back to the channel. I'm your English companion Arshi. Let's continue our ongoing English modal verb series where all of us we are learning English without grammar and its rules. I always insist all of you not to go back in almost all my videos क्योंकि modal verbs या किसी भी grammar के topic का नाम सुन के हम भाग जाते हैं. When I started learning English, I also came across a few grammatical topics जिन्हें देख के मुझे लगा कि ये क्या है, मैं ये सब नहीं सीखना चाहती है. Just wanna learn English as soon as possible. But ऐसा मुमकिन नहीं है. आई हैव ऑलवेज सेट दिस इन ऑल माई वीडियोज़ कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप झट से इंग्लिश सीख जाओ बिना किसी ग्रामेटिकल टॉपिक के. आई एम नॉट सेइंग कि आपको सारे रूल्स या फॉर्मूलों को रटना पड़ता है, आप सारी चीज़ों को देखोगे, नो, बट यू हैव टू क्लियर ऑल योर बेसिक्स. तब जाके आप अच्छे से सेंटेंसेस फॉर्म कर पाओगे, तब जाके आप इंग्लिश बोल पाओगे. अगर आप किसी भी वीडियो को जज करने के बजाय उसको एक बार पूरा देखो तो आप रियलाइज करते हो कि उस वीडियो में क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस पर्पज से आपने उस वीडियो को ओपन किया है, क्या उस पर्पज को उस वीडियो में फुलफिल किया जा रहा है या नहीं. क्योंकि स्टार्टिंग की 1 से 2 मिनट की वीडियो जब आप देखते हो तो इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आपको क्या ही पता चलेगा. सामने वाला अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, वो बता रहा है कि वो क्या कंटेंट आपको देगा. तो एटलीस्ट आप पूरी वीडियो को देखो, तब जाके आपको पता चलेगा कि उस वीडियो में ऐसा क्या है जिससे आपको हेल्प मिलेगी, विच इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. तो आई जस्ट वुड लाइक टू इंसिस्ट यू कि आप इस वीडियो को पूरा देखो इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. क्योंकि यूट्यूब पर करोड़ों वीडियोस भरे पड़े, ना ही आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हो और ना ही उन सारी टेक्निक्स के थ्रू आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो. क्योंकि जितना ज़्यादा टेक्निक्स या मेथड्स को आप देखोगे उतना ही आप कंफ्यूज होगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने की बजाय डाउन हो जाएगा एंड यू विल स्किप लर्निंग इंग्लिश राइट अवे. तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड ताकि आप समझ पाओ कि मैं किस तरह से आप लोगों की इंग्लिश को इम्प्रूव करने की बात कर रही हूँ एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल. नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो. This video is going to be all about the usages of must have and ought to have. Previous videos में हमने बहुत सारी modal verbs को सीखा है. जब हम सिंपली मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं उनके यूसेजेस को भी, और जब हम मॉडल वर्ब्स के साथ हैव को लगाते हैं तब भी हम किस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में इंग्लिश में सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं. वी हैव लर्नड ऑल ऑफ देम ऑलरेडी. आज की वीडियो में हम सीखेंगे उन यूसेजेस को जिनमें हम मस्ट हैव और ऑट टू हैव के थ्रू सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं. Let me first give you all the different contexts and situations of must have, and then we'll have illustrations of each context one by one. Do listen to me carefully and read all the sentences attentively ताकि आप अच्छे से सारे sentences को और उनकी meaning को समझ पाओ. Must have expresses certainty or confidence about a past situation. It is used to make an educated guess or inference about a past situation, or it expresses a strong assumption or presumption. यानी कि हम मस्ट हैव का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी पास्ट के एक्शन को लेकर कॉन्फिडेंस हो कि ये चीज़ इसी वजह से हुई है, वी आर कॉन्फिडेंट कि एक्शन या ये सिचुएशन इसलिए हुई, या फिर हम किसी एक्शन या सिचुएशन को लेकर अजम्पशंस लगाएं, हम अंदाजे लगाएं कि हाँ ये चीज़ इसी वजह से हुई है. फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन हिज फोन, यानी वो अपना फ़ोन भूल गया होगा. यहाँ पे सेंटेंस में आप कॉन्फिडेंट हो किसी सब्जेक्ट को लेकर कि वो अपना फ़ोन भूल गया होगा, आपको पता है उसकी आदत का, इसलिए आप यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा रहे हो, बल्कि यू आर कॉन्फिडेंट कि वो अपना फ़ोन भूल गया होगा. ही मस्ट हैव फॉरगॉटन हिज फोन. शी मस्ट हैव स्टॉलन द मनी, यानी उसी ने पैसे चुराए होंगे. यहाँ पे आप एक लड़की को अक्यूज़ कर रहे हो कि उसी ने पैसे चुराए हैं. शी मस्ट हैव स्टॉलन द मनी, उसी ने पैसे चुराए होंगे. हो सकता है आपने उसको पहले भी ये चीज़ करते हुए देखा हो, आपने सेक्शन को से पहले भी करते हुए देखा हो, इसलिए यू आर कॉन्फिडेंट कि उसी ने पैसे चुराए होंगे. The same way, they must have gotten lost because they were supposed to arrive hours ago. यानी इस सेंटेंस में आप श्योर हो कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हो वो रास्ते में भटक गए होंगे. क्यों? क्योंकि वो घंटों पहले आने वाले थे, और क्योंकि अब तक वो नहीं आए हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो कि वो रास्ता भटक गए होंगे, इसलिए वो अब तक घर नहीं पहुंचे. She must have studied hard to get such good marks, यानी इतने अच्छे नंबर लाने के लिए, इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए उसने अच्छे से पढ़ाई की होगी, उसने मेहनत की होगी. इस सेंटेंस में आप कॉन्फिडेंट हो प्लस आप एक एजुकेटेड गेस लगा रहे हो. एजुकेटेड गेस का मतलब होता है कि आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है और उस बिहाफ पर आप अंदाज़ा लगा रहे हो. इस सेंटेंस में आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है, एविडेंस क्या है, अच्छे मार्क्स. क्योंकि सब्जेक्ट ने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं तो आप एक गेस लगा रहे हो कि उसके इतने अच्छे मार्क्स इसलिए आए क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई की होगी. तो शी मस्ट हैव स्टडीड हार्ड टू गेट सच गुड मार्क्स.
ही मस्ट हैव बीन टायर्ड, वो थक गया होगा, बिकॉज ही फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी, क्योंकि मूवी के दौरान वो सो गया था। यहाँ पर आपके पास एक एजुकेटेड गेस ये है कि क्योंकि उसको आपने मूवी के दौरान सोता हुआ पाया तो आप ये अंदाज़ा लगा रहे हो कि वो थका हुआ होगा, क्योंकि ऐसे अचानक से तो किसी भी टाइम कोई नहीं सो जाता, बट क्योंकि वो मूवी देखते देखते सो गया तो इसका मतलब है कि वो थक गया होगा। ही मस्ट हैव बीन टायर्ड बिकॉज ही फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी। They must have had a fight because they are not speaking to each other, यानी उनमें ज़रूर लड़ाई हुई होगी क्योंकि वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास एक एजुकेटेड गेस ये है, आपके पास क्योंकि एविडेंस है कि वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, यू हैव नॉट फाउंड देम स्पीकिंग टू ईच अदर, इसलिए उनमें लड़ाई हुई होगी। राहुल मस्ट हैव बीन डिसअपॉइंटेड व्हेन ही डिडंट गेट द जॉब, यानी राहुल को जब जॉब नहीं मिली तो वो निराश तो हुआ होगा। यहाँ पर भी आप एक अजम्पशन लगा रहे हो कि क्योंकि उसको जॉब नहीं मिली तो इट्स ऑब्वियस कि वो निराश हुआ होगा। ही मस्ट हैव बीन डिसअपॉइंटेड। द सेम वे शी मस्ट हैव बीन थ्रिल्ड व्हेन शी गॉट एक्सेप्टेड इनटू हर ड्रीम कॉलेज, यानी जब उसको अपनी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन का मौका मिला, जब उसको वहाँ जाने का मौका मिला तो वो बहुत खुश हुई होगी। तो यहाँ पे भी आप एक अजम्पशन लगा रहे हो, क्योंकि उसको अपनी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल गया है तो वो थ्रिल्ड हुई होगी, वो बहुत खुश हुई होगी। दे मस्ट हैव बीन रिलीव्ड व्हेन दे फाइनली गॉट देयर लॉस्ट डॉग, यानी जब उनको उनका गुमा हुआ डॉग मिला तो उनको बहुत आराम मिला होगा। तो इन सारे सेंटेंसेस में आपने किसी एक्शन को लेकर, किसी पास्ट एक्शन या सिचुएशन को लेकर कॉन्फिडेंस शो किया, प्लस आपने कोई अजम्पशन लगाया, प्रिजम्पशन लगाया कि ये चीज़ ऐसी ही हुई होगी, या फिर आपने कोई एजुकेटेड गेस लगाया, मतलब जब आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा सा एविडेंस था, तो उसके बिहाफ पे आपने अपना ओपिनियन रखा कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसा हुआ होगा, उसने मेहनत की होगी इसलिए उसके अच्छे मार्क्स आए, उनको बहुत अच्छा लगा होगा जब उसका ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसको ऐसा फील हुआ होगा जब ऐसा हुआ। तो इन सारे सेंटेंसेस में आपने अजम्पशंस लगाए, आपने कोई एजुकेटेड गेस किया। ought to have. Ought to have is used to express regrets or criticism about a past action. It is used to express missed opportunities or past obligation, a moral obligation or duties. It is also used to give advices or recommendations about a past situation. यानी कि जब आपने किसी को पास्ट में कोई एडवाइस दी हो या कुछ रिकमेंड किया हो, आपने किसी अपने एक्शन या किसी और के एक्शन को क्रिटिसाइज किया हो, किसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी को एक्सप्रेस किया हो, या फिर किसी को उसकी मोरल ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास दिलाया हो, तब आप ought to have का यूज करते हो। फॉर इंस्टेंस, शी ought to have studied harder for the exam, यानी उसे अपने एग्जाम के लिए मेहनत करनी चाहिए थी। यहाँ पर आप किसी के एक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हो, यू आर क्रिटिसाइजिंग समवन्स एक्शन, कि उसको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए और पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है, जिसका एहसास आप उसको दिला रहे हो थ्रू ought to have। He ought to have spent more time with his family when he had the chance, यानी जब उसके पास मौका था तो उसको अपनी फैमिली के साथ और अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहिए था। यू आर अगेन मेकिंग समबडी रियलाइज कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी ड्यूटी थी कि वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करे, बट क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया तो अब आप उसके एक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हो। Similarly, Aman ought to have taken better care of his health when he was younger, यानी जब अमन यंग था, जब वो छोटा था, तो उसको अपनी हेल्थ का और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। तो इन तीनों सेंटेंसेस में आपने किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया या फिर आपने उसके किसी पास्ट एक्शन को क्रिटिसाइज किया। I ought to have taken that job offer in New York. It was a great opportunity. यानी मुझे न्यूयॉर्क वाली उस जॉब के ऑफर को ले लेना चाहिए था। I ought to have accepted that job offer. ये एक बहुत ही अच्छा अवसर था मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी को एक्सप्रेस कर रही हूँ। I had the chance, I had this opportunity कि मुझे न्यूयॉर्क में जॉब मिलती, मैं वहाँ पर काम कर रही होती, बट क्योंकि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं किया, now I am regretting my decision. They ought to have finished their project on time but they procrastinated, यानी उन्हें अपने प्रोजेक्ट को टाइम पर, समय पर कंप्लीट कर लेना चाहिए था, बट उन्होंने इसको टाल दिया। अगेन इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अगर उन्होंने प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट कर दिया होता तो बेहतर होता, बट उन्होंने इसको टाल दिया, उन्होंने इसे डिले किया, प्रोक्रेस्टिनेट किया। He ought to have apologized for his mistake and made amends, यानी कि उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी। It was his responsibility, his duty. ये एक मोरालिटी है कि उसको अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी और अपनी गलती को इम्प्रूव करना चाहिए था। You ought to have told the truth even if it was difficult, यानी तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए थी, भले ये मुश्किल था, भले ये डिफिकल्ट था कि तुम सच बोलते, बट स्टिल तुम्हें सच बता देना चाहिए था। We ought to have helped our neighbors in need. It was the right thing to do, यानी हमें अपनी नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए थी, जब उनको हमारी नीड थी तो हमें उनके साथ होना चाहिए था, क्योंकि ये सही चीज़ थी। It was the right thing to do.
He ought to have been patient and not rushed into things. It would have avoided mistakes. यानी उसे चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उसको सब्र रखना चाहिए था. इससे ये होता कि चीज़ें ख़राब ना होती, गलतियाँ ना होती. तो इस सेंटेंस में भी आप किसी के एक्शन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि अगर उसने पेशेंट होते हुए, जल्दबाजी ना करते हुए चीज़ों को किया होता तो उससे मिस्टेक्स ना होती और चीज़ें अच्छे से हो सकती थी. She ought to have set boundaries and prioritized her own needs. It would have been healthier. यानी उसको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए थी, उसको लिमिट्स में रहना चाहिए था. इससे ये होता कि चीज़ें ठीक होती. हो सकता है कोई पर्सन बीमार है और जो प्रिकॉशंस उसको लेने थे उसने वो नहीं लिए और उसने बहुत सारी गलतियाँ की, उसने अपनी हेल्थ का सही से ख्याल नहीं रखा और वो बीमार हो चुकी है ज़्यादा. तो आप किसी को एक एडवाइस दे रहे हो या आप उसको रिकमेंड कर रहे हो, पास्ट एक्शन है ये एक जो कि पास्ट में हो चुका है, तो आप उसको बोल रहे हो कि उसको अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए थी, जो प्रिकॉशंस थे उसको लेने चाहिए थे. इट वुड हैव बीन हेल्दियर. ये ज़्यादा बेटर होता, वो इतनी बीमार ना हुई होती. इन सारे सेंटेंसेस के अंदर हमने किसी को क्रिटिसाइज़ किया, हमने किसी के एक्शन को क्रिटिसाइज़ किया, किसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी को एक्सप्रेस किया, या फिर हमने किसी को एडवाइस दिया, किसी को कुछ रिकमेंड किया. हमने किसी टॉपिक को या किसी एक्शन या सिचुएशन को लेकर कॉन्फिडेंट फील किया कि शायद ये चीज़ ऐसी ही है. हमने अजम्पशंस लगाए, हमने अंदाजे लगाए. जब आप किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाकर सेंटेंस बनाते हो तो सारे के सारे एक्शंस हमारे पास्ट के होते हैं. हम प्रेजेंट के अंदर हैव लगा के सेंटेंस नहीं बनाते मॉडल वर्ब के साथ. जब हम किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाकर सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो कोई सा भी मॉडल वर्ब हो, तो सारे एक्शंस हमारे पास्ट के होंगे, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो. इट वुड ऑलवेज टॉक अबाउट द पास्ट सिचुएशन एंड एक्शन. वन मोर थिंग दैट यू मस्ट हैव नोटिस्ड इफ यू हैव लिसन्ड टू ऑल द सेंटेंसेस अटेंटिवली एंड रेड ऑल ऑफ देम केयरफुली, कि जब सेंटेंसेस मैंने आपको बताए तो वो कोई एक स्पेसिफिक सेंटेंस नहीं था, वो 2 से 3 अलग अलग सेंटेंसेस से मिलकर बना था. फॉर एग्जाम्पल, शी ऑट टू हैव सेट बाउंड्रीज एंड प्रायोरिटाइज्ड हर ओन नीड्स. इट वुड हैव बीन हेल्दियर. इस सेंटेंस में ये कोई एक अकेला सेंटेंस नहीं है, हमने इसको एक सिंगल सेंटेंस बनाया है. ये 3 अलग अलग सेंटेंसेस से मिलकर बना है. शी ऑट टू हैव सेट बाउंड्रीज इज अ सिंगल सेंटेंस, prioritized her own needs is a single sentence, it would have been healthier is a single sentence. तो ये 3 अलग अलग सेंटेंसेस से मिलकर एक सेंटेंस बना है, जिसको हमने कुछ और वर्ड्स का यूज़ करके लाइक एंड और इन सब का यूज़ करके हमने इसको मर्ज किया है, जोड़ा है. अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करोगे, अगर आप ये देखोगे कि एक सेंटेंस में कितने तरह के सेंटेंसेस या आप अलग अलग सिचुएशंस पर बात कर रहे हो, और जब आप अपनी मदर टंग में भी बात करते हो, आप कोई भी चीज़ बोलते हो तो वो अलग अलग सेंटेंसेस से मिलकर बनती है. जैसे मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, तो ये कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता. हर एक सेंटेंस डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है ग्रामर की. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि हम अलग अलग तरह की बातें करते हैं, हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं. अगर आप इस चीज़ को माइंड में रखते हुए इंग्लिश सीखोगे, अगर आप फोकस करते हुए इंग्लिश सीखोगे, दैट्स माई गारंटी, आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सकते हो. यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, सेंटेंसेस बनाओगे, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे, यू विल बी एबल टू फॉर्म इंग्लिश सेंटेंसेज ईजिली. नाउ लेट्स वाइंड अप दिस वीडियो. डू डैश 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 डैश. इस डैश को आपको फिल करना है इन द कमेंट सेक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.